मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 431 एक का। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C431 एक एस एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 431 एक का। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि वह पीछे नहीं हटेगा, सेठ ने विजयी भाव से दावा किया जब शहर की दीवार रहस्यमय जीवन से भरकर उठने लगी। बाकी दर्शकों ने उसका उपहास किया। उसने ये कब कहा? क्या वही नहीं था जो अपने चैंपियन के शांत रहने के लिए आखिरकार एकांतवास से बाहर निकलने की शिकायत कर रहा था? हेड्स ने निर्णायक रूप से डींग मारने वाले को नजरअंदाज कर दिया और शो की सराहना करने पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही स्क्रीन पर लोहार ने संशोधित आत्माओं को तैनात करना शुरू किया और विचित्र आकार के गोलेम को खरपतवार की तरह उगाना शुरू किया, हेमिस आगे झुकने से खुद को रोक नहीं सका। बताओ, क्या ये तुम्हें तुम्हारे स्पार्टोई की बहुत याद नहीं दिलाते? उसने अपने सामने की सीट पर बैठे हेफेस्टोस से पूछा। हेफेस्टोस ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हालांकि यह कभी भी वह नहीं था जिसने स्पार्टोई को तैनात किया था, वे वास्तव में उसके काम थे। उसके ड्रैगन टूथ योद्धा थोड़ा अलग तरीके से काम करते थे, लेकिन लोहार भगवान ने महीनों पहले ये संबंध बनाया था और इसने उसे छू लिया। उस समय इस अनूठी कक्षा के संस्थापक एक प्रतिभाशाली बॉने मास्टर थे, लेकिन हेफेस्टोस के प्रस्ताव के बावजूद उन्होंने हेडिस के चैंपियन बनने के लिए कड़ी मेहनत की थी। उस समय उन्हें थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन ये देखकर कि उस व्यक्ति ने अपने काम की नकल करने के लिए कितनी मेहनत की है, शिल्पकारों के देवता को तसल्ली हुई। आखिरकार नकल करना चापलूसी का सबसे सच्चा रूप है। बॉने ने एक अलग रास्ता चुना था, लेकिन कड़ी मेहनत से उसने वही नतीजा हासिल किया। इसी तरह सेठ ने वह रास्ता नहीं चुना था जो हेफेस्टोस ने उसके लिए चाहा होगा। हालांकि शिल्पकारों के देवता शायद वही थे जिन्होंने पिछले महीने का सबसे ज्यादा आनंद लिया था। इससे उन्हें खुशी हुई कि छोटे लोहार ने ऑटोमेटन की मूल बातें सीख लीं। लेकिन ये सब नहीं था। उन्होंने अपने काम और शिल्प को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया। लोहारी में नए तत्व लाए और प्रभावशाली परिणाम प्राप्त किए। यहाँ तक कि उन्होंने कृत्रिम पुनर्जन्म की एक विधि भी बनाई। भले ही उन्होंने उसे या उसके मार्ग को न चुना हो, लेकिन शिल्पकारों के देवता उनके काम और मेहनत की सराहना कैसे न कर सकते थे जो उन्होंने अपनी कारीगरी में लगाई थी। ये शर्म की बात थी कि वह उस बॉने पर नजर रखने में असमर्थ था, क्योंकि वह हेडिस का चैंपियन बन गया था। क्रोना एड्स बाय पब फ्यूचर। देवताओं के विपरीत क्रोना के दर्शक अधिकतम भ्रमित थे। सब कुछ ठीक चल रहा था जब पालतू जानवर पहली बार सामने आए और उन्होंने इस मुश्किल परिस्थिति को आसानी से सुलझा लिया तो बहुत चर्चा हुई। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि कवि ने अपनी आस्तीन में इतना भयानक जानवर छिपा रखा होगा। लीना के लिए हॉर्बिक के चेहरे पर यह देखकर बहुत खुशी हुई जब उसने देखा कि उस साधारण कवि ने अचानक किस तरह का राक्षस सामने ला दिया। फिर बिना किसी चेतावनी के चीजें बिखरने लगी। टीम के एक सदस्य की अचानक मौत हो गई। इससे उन्हें एक झटका लगा, जिससे उन्हें फिर से गायब हुई टीम की याद आ गई। क्या साम्राज्य की तकनीक में कुछ खराबी थी? मूल्यांकन के दौरान चैंपियनों को मरने नहीं दिया जाना चाहिए था। उन्हें अंतिम झटका लगने से पहले वापस ले जाया जाना चाहिए था। लीना और हॉर्बिक हैरान होकर लाइव फीड देख रहे थे। इसके अलावा चीजें लगातार गड़बड़ाती रहीं और यहाँ तक कि शाही सेंसर को भी यह समझने में मुश्किल हो रही थी कि आखिर हुआ क्या था। कारण रिकॉर्डर ने इसके बाद की प्राथमिक गतिविधि में से लगभग कुछ भी नहीं पकड़ा था। चाहे वे दूसरी दिशा में देख रहे थे, रेत से अवरुद्ध थे या बहुत दूर थे, वास्तव में यह समझने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं थी कि वहां क्या हुआ था। वे केवल दूसरे दृष्टिकोणों का उपयोग करके यह अनुमान लगा सकते थे कि क्या हुआ था। नकाबपोश लड़की ने छिपकर हमला करने वाले को चकमा दिया और हत्यारे को जवाबी हमला करने में कामयाब रही। संत भी भागने में कामयाब रही और अपने पालतू जानवर पर सवार होकर सुरक्षित स्थान पर पहुंची। उनके दृष्टिकोण से वे जानते थे कि आधी टीम एक विशाल रेत के तूफान में गायब हो गई थी। गुलाम बनाने वाले ने भी इसी तरह के एक छिपे हुए हमले में अपनी जान गंवा दी थी और वह केवल नायक के अचानक वापस लौटने के निर्णय के कारण बच गया था। वास्तव में क्या हुआ था ये जानने में उनके दृष्टिकोण बेकार थे। वे केवल सामग्री को देखते रह सकते थे और आशा कर सकते थे कि कोई स्पष्टीकरण मिल जाएगा। जहां तक दर्शकों की बात है, उन्हें भारी कटौती वाला संस्करण मिला जिसमें अधिकांश घटनाओं को छोड़ दिया गया और सीधे टीम के पास उनके जादुई जहाज में ले जाया गया। अखास की खाड़ी। जहाज पर बिजली गिरी, लेकिन वह पतवार के साथ साथ चली गई और बिना किसी नुकसान के वापस जमीन पर आ गई। देखो, मैंने तुमसे कहा था, जब तुम उच्चतम गुणवत्ता वाली वस्तु खरीदते हो तो यही मिलता है, ह्यूबर्ट ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा जब वे अखास से भाग रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। बिजली की चमक एक पल के लिए लगभग उन्मत्त हो गई, लेकिन जब वे किनारे से बहुत दूर चले गए तो पूरी तरह से बंद हो गई। चाहे वे उन्हें बादल भट्टी में कितना भी खिलाना चाहते हो, लेकिन ऊर्जा बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था जब वे अपने शरीर को वापस नहीं ला सकते थे। वे अभी भी बादलों की आड़ में थे, लेकिन खुले समुद्र में प्रवेश कर चुके थे। जहाज को ऑटो पायलट पर सेट करके सेठ और ह्यूबर्ट जहाज के सामुदायिक कक्ष में वापस आ गए। हालांकि उनमें से ज्यादातर लोग उस राक्षस को लंबे समय से नहीं जानते थे, लेकिन माहौल काफी उदास था। एक साथी को खोने का गम सभी को था, लेकिन हीरो को सबसे ज्यादा दुख हुआ था। उदास दिखने के अलावा नायक रिच को बुरी नजर से भी देखता रहा। तुम दोनों के बीच क्या है? सेठ ने उत्सुकता से पूछा। क्या अब तक उन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती नहीं थी? उसने अपनी योग्यता के बारे में हमसे झूठ बोला, नायक बोला। पूरी कहानी इस प्रकार थी। भले ही गुलाम बनाने वाला व्यक्ति अन्य आदेश देने के सभी अधिकार छोड़ दे, फिर भी एक फेल सेफ था। अगर रिच को जान का खतरा होता तो उसका सबसे मजबूत गुलाम उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता और उसे बचा लेता, भले ही वे न चाहते हो। जब तक वे सुरक्षित नहीं पहुंच जाते तब तक उसका गुलाम पर पूरा नियंत्रण रहेगा। दूसरी ओर रिच ने शिकायत की कि नायक ने वास्तव में पीछे रहकर आम लोगों की रक्षा करने की योजना बनाई है। वे केवल इसलिए यहाँ थे क्योंकि गुलामों का प्रबंधक नायक को भागने का आदेश देने में सक्षम था। उनके कारण किसी को खोने के बावजूद आप पीछे रहना चाहते थे? कैद ने ठंडे स्वर में पूछा। आम लोग निर्दोष हैं, मुझे उनकी रक्षा करनी थी, उन्होंने सही दावा किया। राक्षस लड़की ने उस पर केवल क्रोध से नजर डाली। उसे मानवता के दिलों में बसे अंधकार के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। वह वास्तव में चाहती थी कि वह मुंह के बल गिर जाए और उसे एहसास हो कि वह कितना भोला है। ऐसे मत बोलो जैसे तुम कोई सामरी हो। मुझे नहीं लगता कि तुम उस खोज के बिना यहाँ रहने के बारे में सोच सकते थे, रिच ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये सच नहीं है पब, तुमने खुद ही कहा था जब मैंने पूछा था कि तुम क्यों रुकना चाहते हो। तुम पूर्ण नियंत्रण में झूठ नहीं बोल सकते। ये पता चला कि नायक वर्ग की शक्ति सद्गुण के साथ बढ़ती है, एक विशेषता जिससे सेठ परिचित था क्योंकि टेक्जेल ने भी इसे प्राप्त किया था। नायक को अक्सर लोगों को पुरस्कार के रूप में सद्गुण प्राप्त करने में मदद करने के लिए खोज मिलती थी। नायक ने जोर देकर कहा, मैं खोज के बिना भी मदद करना चाहता था। वैसे भी अब हम सब यहाँ हैं। ह्यूबर्ट, तुमने हवाई जहाज क्यों लिया? मैंने सोचा कि हम समुद्री मार्ग से जाएंगे। यवेट ने बीच में ही बात को बीच में ही रोक दिया और सौहार्दपूर्ण ढंग से विषय बदलने की कोशिश की। ह्यूबर्ट को इशारा समझ में आ गया और उसने समझाना शुरू कर दिया। वह पहले तो एक जादुई जहाज लेना चाहता था, लेकिन जब उसे अहमद द्वारा बताए गए खतरों की याद आई, किनारे पर उसके आदमियों को मारने वाले जानवरों के बारे में उसे अब इतना यकीन नहीं था और उसने हाइब्रिड वाहनों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वर्तमान जहाज आकाश में उड़ने और समुद्र में तैरने के लिए उपयुक्त था। उड़ान में अधिक ऊर्जा खर्च होती थी, लेकिन जहाज पर्यावरण से जादू को अवशोषित करके खुद को रिचार्ज कर सकता था। इसका मतलब था कि वे इसे सामान्य समय में जहाज के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे और पानी में खतरे होने पर आसमान की ओर भाग सकते थे। वह जहाज की सभी तरह की खूबियों के बारे में शेखी बघाड़ता रहा, लेकिन वे सुनने के लिए बहुत थके हुए थे। हर कोई थोड़ा आराम करना चाहता था और जहाज पर उपलब्ध कमरों में से एक कमरा चुन लिया। सेठ ने माफी मांगी और कमरे में अकेले होने तक इंतजार किया। फिर उसने अपना नक्शा फिर से देखा। तो फिर तुम कब तक मृत होने का नाटक करोगे? उसने खाली कमरे में पूछा। थोड़ी हंसी हुई और हवा में मौजूद पानी के वाष्प से मिस्टर फेल्स का रूप सामने आया। ये वास्तव में वही था। ये समझ में आया कि उसके पास मौत से बचने का वही तरीका था जो क्यूलिस के पास था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ था? व्यापार रहस्य, सेठ ने उत्तर दिया। उसे दानव को अपनी बालियों में से एक के जीवन का पता लगाने वाले प्रभाव के बारे में बताने का कोई कारण नहीं दिखाई दिया। इससे उसे अपने नक्शे पर जीवन के संकेत देखने की अनुमति मिली, उसी तरह जैसे उसने डजान में अनुभव किया था।
दानव ने आंख भरी और एक कुर्सी पर बैठ गया। ठीक है, तुमने मुझे पकड़ लिया। मैं तब तक छिपा रहना चाहता था जब तक कि मैं एक और प्रलोभन के लिए पर्याप्त रूप से ठीक नहीं हो जाता। अन्यथा मैं असुरक्षित महसूस करता हूँ। शायद तुम्हें तब भी चुप कर रहना चाहिए। हालांकि तुम्हारी मौजूदगी के बारे में जानने वाला मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें एक ऐसे रूप में रखना बेहतर होगा। एक का क्यों? सेठ ने कंधे उचकाए। हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या हो सकता है। हमेशा एक ऐसा होना अच्छा होता है। एड्स बाय पर फ्यूचर को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क क्रॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 432 धक्का देकर पीछा करना। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B956 का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C432 धक्का देकर पीछा करना। एड्स बाय पर फ्यूचर अध्याय 432 धक्का देकर पीछा करना। सेठ के अलावा केवल शाही परिवार ही राक्षस के जीवित रहने के बारे में आश्वस्त था। उन्हें यकीन था कि उनकी तकनीक में कोई खराबी नहीं आई है और राक्षस ने रिकॉर्डर की पहचान से बचने का एक तरीका ढूंढ लिया है। जहां तक साम्राज्य के प्रसारण के दर्शकों का प्रश्न है, अखास की लड़ाई का अचानक अंत हुआ जो तीसरी लहर से समुद्र पार यात्रा करने वाली टीम तक पहुंच गया। उनके समूह की कार्रवाई एक बार फिर अन्य टीमों के साथ हुई घटना से प्रभावित हुई क्योंकि वे रक्सूर्य का सामना करने की कोशिश कर रहे थे। उदाहरण के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्काउट हैनिगन की पार्टी एक डरावनी फिल्म देखने जैसा था। वे अबुर्ट के आसपास फंस गए थे जब रक्सूर्य उगाया और उनके सदस्यों में से एक ने उन्हें सूरज से छिपाने के लिए एक गुफा में ले जाया। जब शहर से आए राक्षसों के समूह ने उनकी गुफा को घेर लिया तो समूह को गुफाओं और सुरंगों के एक विशाल नेटवर्क में खदेड़ दिया गया। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि उनमें से कोई भी खुद को रोक नहीं सका। प्रत्येक लड़ाई किसी शो के सीजन के समापन के लिए उपयुक्त थी और उनमें से 10 थे। उनके केवल 7 सदस्य ही भागने में सफल रहे, जबकि बाकी को अंतिम सेकंड में साम्राज्य में वापस भेज दिया गया। रक्सूर्य के डूबने के बाद भी वे विशाल अंधेरे भूलभुलैया में बिखरे हुए थे, जो अभी भी घृणा और समामेलन से भरा हुआ था। अन्य समूह भी इसी तरह की भयावह परिस्थितियों में थे। एक समूह लगभग खत्म हो गया था क्योंकि उनके पास कोई आश्रय नहीं था। अभिशाप से उन्हें नुकसान पहुंचने से पहले ही उन्हें वापस भेज दिया गया। इन परिस्थितियों के मद्देनजर जनता ने सेठ की पार्टी की असंगतियों में जल्दी ही रुचि खो दी। इससे केवल रियलिटी टीवी के दीवाने मनमोहन राजकुमार और उसके जैसे अन्य लोग ही परेशान थे। लेकिन ये बात उसे खास तौर पर प्रभावित करती है क्योंकि वह उठ के समूह के बारे में अधिक जानने में सबसे अधिक दिलचस्पी रखता था। जब उन्होंने अपनी कुछ क्षमताओं को दिखाना शुरू किया तो वे अब तक छिपे हुए थे। रिपोर्ट में उन्हें दिखाया गया और अखास को छोड़ दिया गया। इस समय तक मुल्क को क्राउन प्रिंस की असफलता की खबर मिल चुकी थी। हत्या का असफल प्रयास और बीटा में उनके पुलहे का नुकसान एक बड़ा झटका था। इससे भी बदतर बात यह थी कि अज्ञात मानवों ने थीटा में बचे हुए सैनिकों को भी खत्म कर दिया था। विचित्र बात यह थी कि कोई भी शव पीछे नहीं छोड़ा गया था। वापस लौटने पर क्राउन प्रिंस और उनके लोगों को केवल युद्ध के निशान और खून के तालाब मिले। निगरानी जादू की तस्वीरों में एक मानव आकृति दिखाई दी थी, लेकिन ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। म्यूर के पास इसका विस्तृत विवरण नहीं था, लेकिन ये तथ्य कि उन्होंने अपने अड्डे में बचे सभी लोगों को नष्ट कर दिया और उन्हें ले गए परेशान करने वाला था। बुजुर्गों ने अभी तक मुझ पर बोझ वापस फेंकने के लिए कदम नहीं उठाया था, लेकिन उसे यकीन था कि अब इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसने पहले ही योजना बना ली थी कि अगर उसे वाकई वापस लौटने का आदेश मिला तो वह अपने साथ अपना सेटअप भी ले जाएगा। उसे उर्ट की टीम पर नजर रखनी थी। एक बात तो साफ थी, पहले ब्लड सन के बाद उनकी टीम सबसे रहस्यमयी टीमों में से एक रही। शायद दूसरे लोगों को समय के साथ यह बात समझ में आ जाए। एड्स बाय पर फ्यूचर अल्पविराम इसे वापस हवा में उड़ाओ। मार्सेल ने ह्यूबर्ट पर चिल्लाते हुए कहा, जबकि एल्जा और टेड्जिल समुद्र में बर्फ का जादू फेंकते रहे, जिससे समुद्र के बड़े हिस्से जम गए। वे उस समय समुद्र में उतरे थे जब जहाज का ऊर्जा भंडारण 50% से कम हो गया था क्योंकि वे उस समुद्री जानवर से डरे हुए थे जिसके बारे में हमने बात की थी। उनकी सावधानी ने तुरंत अपना महत्व दिखा दिया जब एक सिर अचानक उनके नजदीक पानी में दिखाई दिया। उनका जहाज विशालकाय समुद्री जीव की तुलना में एक अखरोट के छिलके जैसा लग रहा था। इसका सिर मगरमच्छ जैसा दिख रहा था जिसके सिर पर बख्तरबंद आंखों का समूह था, जिनमें से आधी आंखें उनके जहाज पर केंद्रित थीं। एक झटके के साथ हवाई जहाज ने अपनी गति बढ़ा दी और हवा में उछल गया। जानवर ने उनका पीछा करने की कोशिश की क्योंकि उसका शरीर पानी से बाहर निकलकर बर्तन को गोली की तरह निकलने लगा। बस पानी से बाहर आने वाला हिस्सा पफल्स के पूरे शरीर से ज्यादा लंबा था। इस जानवर की तुलना में वह फिर से एक कैटरपिलर बन गया और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह विशाल जानवर कितने समय तक पानी के नीचे रहेगा। जब जबड़े जहाज को छीनने वाले थे तो नायक की ऊर्जा ब्लेड विशाल सिर पर लगी। बख्तरबंद आंखों में से कुछ क्षतिग्रस्त हो गई और जानवर पीड़ा की चीख के साथ समुद्र में वापस गिर गया। वह चीज क्या है? हरकर ने उत्तेजित होकर पूछा। अखास से भागने के बाद से वह थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। मेरे आकलन के अनुसार यह एक कूरबम है जो ड्रैगन के खून वाला एक प्रकार का समुद्री सांप है। हमें इसे नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि इसे पानी में लगभग अपराजय कहा जाता है। हमें बस उड़कर दूर चले जाना चाहिए और इसे दूर भगा देना चाहिए। ह्यूबर्ट ने सुझाव दिया। ये काम नहीं करेगा, ये हमारा पीछा कर रहा है। एल्जा ने प्रवेश द्वार से उत्तर दिया। हवाई जहाज पहले ही इतनी दूर ऊपर आ चुका था कि नीचे का विशालकाय जानवर पानी में बहती हुई छड़ी जैसा लग रहा था, लेकिन वह दृढ़तापूर्वक उनका पीछा कर रहा था। ह्यूबर्ट ने उत्तर दिया, मुझे यकीन है कि यह जल्द ही या बाद में हार मान लेगा। वे कुछ घंटों तक उड़ते रहे, लेकिन व्यापारी की बात सच नहीं हुई। कई बार वे उसे देख नहीं पाते थे, लेकिन कुआं कीड़ा हार नहीं मानता था। वह अभी भी वहीं था, गहरे समुद्र में छिपा हुआ। हम कितने समय तक हवा में रह सकते हैं? सेठ ने व्यापारी से पूछा। हमारी वर्तमान खपत और ऊर्जा संग्रहण के साथ हम एक और दिन हवा में रहने में सक्षम हो सकते हैं। ह्यूबर्ट ने कुछ डिस्प्ले की जांच करने के बाद जोर देकर कहा। सेठ ने अपनी सूची में देखा और एक मध्यम आकार का संदूक निकाला। एड्स बाय पर फ्यूचर, क्या हम इनमें से कुछ का उपयोग जहाज की ऊर्जा पुनः बढ़ाने के लिए कर सकते हैं? उसने व्यापारी से पूछा। क्या ये जादुई क्रिस्टल हैं? ह्यूबर्ट ने आश्चर्य से कहा। लोहार ने सिर हिलाया। चूंकि सेठ के पास जो कुछ चीजें थीं, उनमें से कुछ को अतिरिक्त शक्ति की जरूरत थी, इसलिए उसने मिनास मार छोड़ने से पहले कृत्रिम जादुई क्रिस्टल जमा कर लिए थे। उसने एक संदूक निकाला क्योंकि वह वास्तव में कूल बर्न्स रेंज में वापस जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। मुझे 1 मिनट दीजिए, मुझे जांच करनी है। व्यापारी इंजन कक्ष के दरवाजे से गायब हो गया। जल्द ही ह्यूबर्ट वापस लौट आया। खैर, मेरे पास अच्छी और बुरी दोनों खबरें हैं। अच्छी खबर, इनमें से सिर्फ 2 क्रिस्टल ही ऊर्जा कोर को अधिकतम चार्ज करने के लिए पर्याप्त हैं। बुरी खबर, मुझे इंजन पर एक मॉड्यूल स्थापित करना है जो इसे ऊर्जा प्राप्त करने की अनुमति देता है और हमें मॉड्यूल स्थापित करने के लिए उतरना होगा। सज्जन ने घोषणा की। क्या हम उस द्वीप पर रुक सकते हैं? मुझे यकीन है कि यह बेवकूफ समुद्री कीड़ा केवल समुद्र में ही शक्तिशाली है। वह हमें हवा में छू भी नहीं सकता। एक बार जब हम जमीन पर पहुंच जाएंगे तो वह हमारा पीछा नहीं कर पाएगा। रिच ने उत्साह से कहा। सेठ को गहरी सांस लेने के लिए मजबूर किया। लेस देन ग्रेटर देन के धारक के रूप में। फिर भी यह उनका सबसे अच्छा दांव था, इसलिए उन्होंने अपना रास्ता थोड़ा बदल दिया और द्वीप की ओर लक्ष्य बनाया। सेठ की चिंताएं निराधार थीं। जब वे 2 दिन बाद नक्शे पर पहले द्वीप पर पहुंचे तो विशालकाय कीड़ा किनारे के उतले पानी में रुक गया। वहां गहरे समुद्र में वह रुका और गुस्से से दहाड़ने लगा, मानो वह जहाज के फिर से जमीन छोड़ने का इंतजार कर रहा हो। वे दोनों देशों के बीच स्थित दूसरे सबसे बड़े द्वीप में प्रवेश कर चुके थे। माना जाता है कि उनके उतरने के स्थान के दूसरी ओर एक बहुत ही समृद्ध और स्वतंत्र शहर था, लेकिन अब कोई भी निश्चित रूप से कुछ नहीं जानता था। अखास से संपर्क कुछ सप्ताह पहले ही टूट गया था। शहर शायद बहुत पहले ही गिर गया होगा। उस स्थिति में यह विलय के लिए प्रजनन झुंड होगा कि हम पानी से घिरी भूमि को छोड़ने में असमर्थ हैं। फिलहाल वे इस बात पर चर्चा में उलझे हुए थे कि शहर को देखना चाहिए या नहीं। नायक ने जोर देकर कहा कि वे मदद की जरूरत वाले लोग हो सकते हैं। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो उन्हें गढ़ के बारे में ज्यादा बता सकते हैं। बचे हुए लोगों को ढूंढना भी साम्राज्य की नजर में उनके योगदान को बढ़ाएगा। किसी जगह के खतरे या महत्व के बारे में सिर्फ जानकारी भी बहुत मूल्यवान होती है। आम सहमति ये थी कि शहर से परेशान न होना सुरक्षित विकल्प था, लेकिन एक नजर डालने से कोई नुकसान नहीं होगा जब तक हीरो वहां न जाए।
मैं जाकर जासूसी करूंगा। कैड अचानक चर्चा में शामिल हो गया। उनके दल में कोई समर्पित चोर या जासूस नहीं था और सेठ किसी को भी अपने हिलम ऑफ हेड्स के बारे में बताने से दूर था। कैड अचानक गिरगिट की तरह पारदर्शी हो गई। यह कोई पूर्ण अदृश्यता नहीं थी, लेकिन अगर वह स्थिर रहती तो उसे देखना मुश्किल था। मैं भ्रम फैलाने में माहिर हूं, मेरे पास कुछ छिपने के कौशल हैं और मैं किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए काफी मजबूत हूं। तुम सिर्फ आखिरी वाला काम करने के लिए ही उपयुक्त हो। उसने अपनी कुछ शक्तियों का खुलासा किया और नायक के खुद जाने की इच्छा के खिलाफ तर्क दिया। हर कोई उसके तर्क से सहमत था। किसी ने नहीं सोचा था कि हीरो एक राक्षस से भरे शहर का पता लगाने में सक्षम था, बिना झुंड द्वारा हमला किए। उन्हें मधुमक्खियों के छत्ते को भड़काने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये सबसे अच्छा था अगर वे कुछ दिनों के लिए जमीन पर रह सकते थे, जहाज पर हमला कर सकते थे और शायद किसी दूसरे किनारे पर जाकर क्रूर बम को चकमा दे सकते थे। एड्स बाय फ्यूचर को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 433 आबाद का स्वतंत्र शहर। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C433 आबाद का स्वतंत्र शहर। एड्स बाय फ्यूचर। अध्याय 433 आबाद का स्वतंत्र शहर। वे क्रूर बम के पीछे से बचने के लिए महाद्वीप और बाजिलाक द्वीप के बीच की जल मरुमध्य को पार कर गए थे। ऊर्जा भंडारण को रिचार्ज करने के लिए जहाज के उतरने के बाद उसने आबाद शहर की टोल लेने की पेशकश की। समूह से विदा होने के बाद उसे शांति का आनंद मिला। जैसे ही वह नजरों से ओझल हुई, उसने कुछ झटकेदार चीज निकाली और मजे से खाने लगी। अब तक वह अकेले इतना समय बिता चुकी थी कि लगातार समूह में रहने की अराजकता उसके लिए बोझ बन गई थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसे अपने लिए बहुत जरूरी नाश्ते के लिए कुछ पल निकालना मुश्किल था। वह इस भयानक तथ्य को पूरी तरह से स्वीकार कर चुकी थी कि उसे मानव मांस खाना पड़ेगा। कैड अपनी कक्षा के इस पहलू को बदल नहीं सकता था और उसने जो ताकत और शक्ति हासिल की थी, उसकी तुलना में यह एक छोटी सी कीमत थी। नेक्रोमैंसर लाशों को भी पुनर्जीवित कर देते थे और उन्हें कठपुतलियों की तरह खेलते थे। फिर इंसानी मांस खाना इतना बुरा क्यों होगा? हालांकि वह खुद के साथ समझौता कर चुकी थी, लेकिन वह जानती थी कि दूसरे लोगों के लिए इसे स्वीकार करना इतना आसान नहीं होगा। राजकुमारी को अपनी कक्षा का अंदाजा लग गया था और उसने कोई खास घृणा नहीं दिखाई। खैर, वह उन काल्पनिक लोगों में से एक थी। वह शायद उन पिशाचों से निपटती थी जो हर समय खून पीते थे। कैड ने अन्य लोगों की मौजूदगी में अपने सूखे मानव मांस के टुकड़ों को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। चाहे भूख कितनी भी भयानक क्यों न हो, क्या होगा अगर वे इसका मूल्यांकन कर सकें या यहां तक कि हिस्सा भी मांग सकें? अपने आप ही इसके बारे में बताना पहले से ही एक डर था। अगर दूसरों को पता चल गया तो वे निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे और उसे समझाने का कोई समय नहीं देंगे। वह उस दुष्ट विदेशी के बारे में सोचकर काम उठी जिसने अपनी जलती हुई ऊर्जा से उसका शिकार किया था। उसकी तरह वह इन लोगों के साथ कैसे रह पाएगी? बेन हॉकर निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति लग रहा था जो उसे बिना कुछ बताए ही मार डालेगा, क्योंकि वह सोचेगा कि वह कोई भयानक राक्षस है जो अपने फायदे के लिए लोगों को खाती है। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि उसे मानव मांस खाने से लाभ हुआ है। इस तथ्य के अलावा कि उसकी कक्षा ने उसे जीवित रहने के लिए सचमुच ऐसा करने के लिए मजबूर किया। इस कौशल ने उसे कौशल, दक्षता और कभी-कभी उस व्यक्ति से आंकड़े भी प्राप्त करने की अनुमति दी जिसका उसने मांस खाया था। कैड ने इस प्रभाव के लिए मांस नहीं खाया, लेकिन क्या लोग उस पर विश्वास करेंगे? शायद उनमें से कुछ, लेकिन वे फिर भी भयभीत होंगे। यहां तक कि उसके जीजा ने भी उसे कभी उसी तरह से नहीं देखा जब उसने उन्हें इस बारे में बताया। केवल उसकी बहन ने वास्तव में उसकी परवाह नहीं की और उसे स्वीकार नहीं किया। जब उसने अपनी बहन को खोने के बारे में सोचा तो उसकी मुट्ठियां भीग गईं। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे उसने छोड़ा था, जिसे अज्ञानी लोगों ने छीन लिया। इससे उसके मुंह में रखे हुए झटकेदार खाने का स्वाद भी खराब हो गया। कैड ने अपने सिर को जोर से हिलाया ताकि उसके दिमाग से ये विचार निकल जाएं। एड्स बाय फ्यूचर। ये समय अतीत में उलझने का नहीं था। वह एक ऐसे जादू में लिपटी हुई थी जो उसे लगभग अदृश्य बना देता था और रात के शिकारी के रूप में चुपके से काम करने का हुनर देता था। वह एक विरल जंगल से गुजरी। उसने मौन भी रखा। जब उसके पैरों के नीचे की झरझरा जमीन उखड़ी तो कोई आवाज नहीं आई। रात के अंधेरे ने उसकी मौजूदगी को पूरी तरह से छिपाने में मदद की। उसके सारे प्रयासों के बावजूद ये बेकार था, क्योंकि वहां छिपने के लिए कुछ भी नहीं था। जंगल पूरी तरह से खाली था। जानवरों की कोई आवाज नहीं, किसी की मौजूदगी का कोई संकेत नहीं। यहां तक कि उसकी बड़ी हुई इंद्रियां भी आसपास जीवन का एक भी संकेत नहीं देख पा रही थी। कैड जंगल में सावधानी से घुसते हुए और भी ज्यादा सतर्क हो गई। जैसे जैसे झाड़ियां कम होती गईं, उसे खाली बेसिनों का एक मैदान मिला जो लगभग प्राकृतिक रूप से बना हुआ लग रहा था। यह उसे गर्म झरनों की याद दिलाता था। वह अभी भी बेसिनों को लेकर उलझन में थी क्योंकि वह द्वीप के दूसरी ओर शहर की ओर जा रही थी। जब वह पहुंची तो शहर की टूटी हुई दीवारें पहले से ही भोर की किरणों से छू चुकी थीं। पहली नजर में शहर जंगल की तरह ही खाली लग रहा था। क्या पूरा द्वीप जीवन से रहित था? बस यही हुआ। जैसे जैसे वह धीरे-धीरे करीब आती गई, उसकी सुनहरी आंखें शहर के सिलहुट को स्कैन करती रहीं। जब उसने आखिरकार मलबे के बीच हलचल देखी तो वह वहीं रुक गई। हालांकि दीवार गिर चुकी थी, लेकिन परिसर में पहरेदार गश्त कर रहे थे। वह घिसे पिटे कवच और भाले लिए पहरेदारों को साफ पहचान सकती थी कि वे इंसान हैं। हाँ, इंसान। वह शहर को देखने के लिए करीब गई। पहरेदारों के बीच से एक जगह ढूंढना और शहर की दीवार के बचे हुए हिस्से पर चढ़ना मुश्किल नहीं था। तस्वीर आकाश से काफी मिलती-जुलती थी। एक बड़ा मध्ययुगीन शैली का शहर जो युद्ध के निशानों से घिरा हुआ था। टूटे हुए घर, बर्बाद सड़कें, जादू के गड्ढे, पंजों और हथियार कौशल के निशान शहर में चल रही कड़ी लड़ाई के गवाह थे। खंडहरों में घूम रही कुछ आकृतियों में से उसे कोई भी घिनौना काम या मिला-जुला रूप नहीं दिखाई दिया। ये वास्तव में एक ऐसा शहर था जो बिना किसी दानव के साथ सौदा किए भी जीवित रहने में कामयाब रहा था। कुछ देर तक देखने के बाद कैड ने बस्ती में प्रवेश करने का फैसला किया। गार्ड को छोड़कर शहर लगभग खाली था। सड़कों पर सिर्फ कुछ लोग ही चल रहे थे, लेकिन उनमें से किसी को भी ज्यादा तकलीफ नहीं हुई थी। हालांकि उनके कपड़े घिसे पिटे और गंदे थे, लेकिन वे अच्छे से खाए पिए हुए और लगभग अच्छे मूड में लग रहे थे। आकाश की तुलना में ये बहुत बड़ा अंतर था। चूंकि वह जानना चाहती थी, इसलिए उसने एक आम आदमी का पीछा करने का फैसला किया। वे एक घर की ओर चले और कुछ साधारण घरेलू सामान लेकर वहां से चले गए। कैड ने उस व्यक्ति का पीछा किया और उन्हें बाजार के बीच में कुएं में प्रवेश करते देखा। राक्षसी ने कुछ देर तक सोचा और फिर कुएं में चली गई। कुएं के अंदर एक सीढ़ी थी जो अंधेरे में नीचे जाती थी। नीचे जाकर वह एक छोटी सी गुफा में घुस गई। दीवारों पर औजारों के निशान थे और ऐसा लग रहा था कि उन्हें लोगों ने खुद ही बनाया है। उसके आगे और पीछे सुरंग अंधेरे में ले जाती थी। कैड को पता नहीं था कि वह व्यक्ति किस दिशा में गया था, इसलिए उसने सन्नाटे को सुना। कदम, सांसें, भीड़ की बड़बड़ाहट। वह सुरंग प्रणाली के माध्यम से शोर का पीछा करती रही। एड्स बाय फ्यूचर। जल्द ही वह एक बड़ी गुफा में पहुंच गई जो चहल-पहल से भरी हुई थी। रोशनी से जगमगाती हुई और बहुत से लोग अपना सामान बेच रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रात का बाजार हो। इतने सारे लोगों के बीच कोई यह नहीं देख सकता था कि उनके बीच कोई आम आदमी भी है या नहीं। उसने गार्ड और लोगों की जांच की थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति बहुत ताकतवर नहीं था। इन लोगों के पास जाकर जानकारी लेना सुरक्षित लग रहा था। एक सुरंग की छाया में एक साधारण सी युवा लड़की अचानक प्रकट हुई और भीड़ में शामिल हो गई। हालांकि उसने कभी किसी तरह की जानकारी इकट्ठा नहीं की थी और पिछले कुछ महीनों में उसके सामाजिक कौशल बहुत खराब हो गए थे। इस समस्या का सामना करने के लिए उसके पास एक ही रास्ता था। वह केवल अपने राक्षस दिमाग की चालों का उपयोग कर सकती थी। लोगों को बात करने के लिए कुछ ब्रह्म मंत्र छिड़ते हुए उसने गुफा प्रणाली के अन्य क्षेत्रों में बाजारों और रहने वाले क्वार्टरों के आसपास अपना रास्ता खोज लिया। उसने पाया कि पूरा द्वीप हजारों सालों में चट्टानों से बहकर आई गुफाओं के कारण कमजोर हो गया था। लोगों ने इन गुफाओं का इस्तेमाल लंबे समय तक तहखाने, आश्रय और यहां तक कि अपने खेत जानवरों के लिए भी किया था। यही कारण है कि सूरज के दिनों के बाद जब ये गुफाएं सूख जाती थीं, तो वे अपेक्षाकृत आसानी से इनमें जा पाते थे। कैड ने कुछ बेरोजगार नाविकों और व्यापारियों से घर के बारे में पूछा। आकाश के स्वामी को कुछ भी पता नहीं था और उनके पास शहर के लोगों से पूछने का समय नहीं था। यहाँ उसे कुछ लोग मिले जो उत्तरी महाद्वीप के तट पर स्थित खंडहरों के बारे में जानते थे। यह एक बहुत बढ़िया खोज थी। कम से कम उन्हें पता था कि यह सही रास्ता है। उसने अभी बार में एक व्यापारी से बातचीत शुरू की थी कि सब कुछ हिलने लगा। भूकंप।
अल्पविराम, तुम कौन हो? अपना परिचय दो। कुछ ही देर पहले जहाज पर मौजूद लोगों का स्थानीय लोगों से झगड़ा हुआ था। सुरक्षाकर्मियों के एक समूह ने जहाज को किनारे से कुछ दूरी पर खड़ा पाया था। सेठ जहाज से बाहर निकला और एक त्वरित नजर डाली। उसने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसे इसकी जरूरत नहीं थी। उनके सभी उपकरण कम से कम दुर्लभ श्रेणी के थे, जो दर्शाता है कि ये लोग कमजोर नहीं थे। कोई भी नियमित गार्ड पर इतना पैसा खर्च नहीं करेगा। नायक पहले से ही उनसे बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब ठीक चल रहा है, इसलिए सेठ ने हस्तक्षेप नहीं किया। नायक ने खुद को जीवित बचे लोगों और जानकारी की तलाश करने वाले यात्रियों की भूमिका दी थी, न कि किसी मिशन पर दुनिया भर में यात्रा करने वाले नायकों की। क्या आपके पास अखास से कोई खबर है? गार्ड कैप्टन ने हॉकर से दिलचस्पी से पूछा। गार्ड के अनुसार रक्त सूर्य के पहले उदय के बाद द्वीप मुख्य भूमि से पूरी तरह से अलग हो गया था। हॉकर ने उन्हें महाद्वीप के भाग्य के बारे में बताया। हालांकि उसे सुधार करने में परेशानी हुई, लेकिन उसने कमोबेश सच्चाई से उन्हें अखास से भागने के बारे में बताया। ऐसा लगता है कि महाद्वीप की तुलना में हम काफी भाग्यशाली थे। गार्ड ने अफसोस जताया। ऐसा लग रहा था कि वे भारी नुकसान के साथ पहले रक्त सूर्य पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे थे। इसके बाद उन्होंने कठोर कदम उठाए और घृणित जीवों के निर्माण को रोकने के लिए गुफा प्रणालियों के बाहर द्वीप पर हर जीवित चीज को मार डाला। उन्होंने पथ निर्माण के माध्यम से प्रवेश करने वाले सभी घूमते राक्षसों को मार डाला और काल कोठरियों का सख्ती से प्रबंधन किया। जब वे बात कर रहे थे तो द्वीप अचानक हिल गया। एज बाय फॉर फ्यूचर को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 434 अबोर्थ। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B958HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C434 अबोर्थ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 434 अबोर्थ। शाही आक्रमणकारी के साथ हुई अजीब घटना के बाद फिर से शांति छा गई। फिन ने अपने माता पिता से लंबी बातचीत की, लेकिन उसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। फिन ने विवरण के बारे में बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन मिनास मार्ग का समूह मूल्यांकन प्रसारण देखने की अपनी वन जीवन शैली में वापस आ गया था। उफ, आधे महाद्वीप को पार करके आखिरकार हम पहुंच ही गए। आशा है कि हमें यहाँ कोई जहाज मिल जाए। स्क्रीन पर 3 पसंदीदा में से एक था, जो अब अबोर्थ के करीब पहुंच रहा था। उन्हें टायरबस की ओर इशारा करते हुए संकेत भी मिले थे और उन्होंने महान राजधानी और बंदरगाह शहर पर निशाना साधा था। अखास की घेराबंदी समाप्त होने के बाद ये समूह ध्यान के केंद्र में आ गया। उन्होंने अपने एक सदस्य की प्रतिभा की बदौलत आसानी से ब्लड सन पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके पास जबरदस्त अवरोधक प्रतिभा थी। वह आसानी से ब्लड सन और जानवरों के ध्यान से समूह की रक्षा कर सकती थी। उनमें दिलचस्पी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वे हनीगन की पूर्व पार्टी के करीब हो गए थे, जो अबोर्थ के नजदीक गुफा प्रणाली में विभाजित हो गई थी। मूल्यांकन शुरू होने के बाद से ये दो पार्टियों के मिलने का सबसे नजदीकी मामला था। मजबूत उम्मीदवारों का आम लोगों के सामने मजबूत होना कोई बड़ी बात नहीं थी। जब दो टीमें आपस में भिड़ती थीं, तो लोग इसी का इंतजार करते थे। इस वजह से दर्शकों की निगाहें इन दोनों टीमों पर लगी रहती थीं। मीना और अन्य लोगों ने भी अपना स्थान बदल लिया था, क्योंकि सेठ फिलहाल सुरक्षित था। अल्पविराम, जब क्रोना के लोग समूह को अबोर्थ शहर के करीब आते देख रहे थे, तो पास की गुफाओं में कुछ और हो रहा था। साम्राज्य की नजरों से दूर अंधेरे में बैठी एक छोटे से कैंप फायर की मंद रोशनी से थोड़ी सी रोशनी में वह अपने घावों की देखभाल कर रही थी। उसका पैर चोटिल था, शायद टूट भी गया था। उनका मरहम लगाने वाला समूह से अलग होने वाले पहले लोगों में से एक था। यह अनिश्चित था कि वह जीवित भी था या नहीं। खुद को उपचार जादू न जानने के कारण उसे अपने पैर के इलाज के लिए एक कागज के ताबीज का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसमें उपचार जादू भरा हुआ था। आखिर उसका ये हाल कैसे हुआ? सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। उन्होंने एक बड़े शहर से शुरुआत की और अंदर की भीड़ से छिपने में कामयाब रहे। उनके जादूगर को उन खंडहरों से संबंधित दस्तावेज भी मिल गए, जिनकी वे तलाश कर रहे थे। वे पुराने प्राइमेरियन साम्राज्य की पुरानी किंवदंतियां थीं, जो टायरेब साम्राज्य से पहले अस्तित्व में थी। उनके अभिलेखों के अनुसार एक समय में यहाँ एक भव्य राजधानी थी। वहाँ प्राइमेरियन का राजा रहता था, जिसका ड्रैगन के साथ एक अनुबंध था, जिससे उसके राज्य की समृद्धि सुनिश्चित हुई। हालांकि किसी समय अभिलेखों में यह नहीं बताया गया कि राजा ने ड्रैगन के क्रोध को कब और क्यों भड़काया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। राजा, राजधानी और उत्तरी टायरेब महाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा ड्रैगन के साथ लड़ाई में नष्ट हो गया। सब कुछ समुद्र की तलहटी में डूब गया। केवल तट पर राजधानी के कुछ खंडहर ही बचे। उन्हें खोज के लिए जरूरी सारी जानकारी मिल गई थी, और फिर ये सब उस बेकार हैनिगन के साथ शुरू हुआ, जो एक साधारण टोही मिशन से वापस नहीं आया। उन्होंने जहाज खोजने की उम्मीद में बंदरगाह तक पहुंचने के लिए एक दिन तक कोशिश की। जब उन्होंने आखिरकार समुद्र देखा, तो उन्हें केवल इस त्रासदी का सामना करना पड़ा कि समुद्री यात्रा के लिए सभी जहाज या तो चले गए थे या उन्हें चलाने के लिए बहुत बड़े दल की जरूरत थी। उन्होंने शहर छोड़ दिया, क्योंकि वे रक्त सूर्य के लिए वहां नहीं रहना चाहते थे। वे उत्तर पश्चिम की ओर यात्रा कर रहे थे। उनका लक्ष्य एक जल्द मरुमध्य था, जिसे वे अपने पालतू जानवरों पर सवार होकर पार कर सकते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शहर के सभी राक्षस अचानक उनके पास आ जाएंगे और बड़े पैमाने पर उनका शिकार करेंगे। वे जिस गुफा में छिपना चाहते थे, उसमें और भी गहराई तक चले जाने पर वे और भी अलग हो गए। वह अपनी आग की रोशनी से परे अंधेरे में घूरती रही और सोचती रही कि क्या करना है। सबसे पहले अपने साथियों को ढूंढना होगा। उसके बगल में बैठे ग्रिफॉन गुरूर ने अचानक अपना सिर उठाया, जैसे कि उसने कुछ पता लगा लिया हो। क्या तुमने कुछ सुना, बेतेलगूज? उसने उसकी पंखदार गर्दन को सहलाते हुए पूछा। यह उसके वाहन की बदौलत था कि वह अब तक बच पाए। अचानक अंधेरे से एक ऊर्जा किरण निकली। वह बच गई, लेकिन हमले ने उसके बगल में मौजूद रिकॉर्डर गोलेम को नष्ट कर दिया। के तुम्हारे पास कितना सतर्क जानवर है। हालांकि मुझे नहीं पता कि इसका मतलब है कि तुम भाग्यशाली हो या बदकिस्मत। अंधेरे में एक आवाज बोली। एक आदमी उसकी छोटी सी आग की चमक में घुस आया। उसने इस आदमी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, हालांकि वह इतना करीब था। उसने काले चमड़े और चेनमेल का मिश्रण पहना हुआ था। जब उसने उसकी बैग से लटके कटे हुए सिरों का बंडल देखा, तो उसका दिल टूट गया। मैंने उसे एक पल के लिए रोक लिया, लेकिन वे उसकी टीम के सदस्यों के सिर थे। ये कैसे संभव था? जब वे यहाँ मर गए, तो उन्हें वापस साम्राज्य में ले जाया जाना चाहिए था। इस आदमी के पास उनके कटे हुए सिर होने का मतलब था कि उसके पास उन्हें वास्तव में मारने का एक तरीका था। दूसरों को मेरी ओर ध्यान दिए बिना मरने का सौभाग्य मिला। अब आप संघर्ष करना चाहेंगे और पाएंगे कि यह बेकार है। कितना क्रूर है। आदमी ने विलाप किया। उसकी आंखें चिकने चीनी मिट्टी के मुखौटे के पीछे चमक रही थीं। कुछ ऐसा था जो उस आदमी के बारे में उसके आकलन को रोक रहा था, लेकिन उसकी सहज बुद्धि ने उसे बताया कि वह उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर था। उसके खिलाफ लड़ाई में उसके पास कोई मौका नहीं था। सहज बुद्धि से उसने एक कदम पीछे हटकर बेतेलगूज के पीछे कदम रखा। दौड़ने के बारे में मत सोचो, तुम इतनी तेज नहीं हो। उसने टिप्पणी की, जैसे कि वह उसके विचार पढ़ रहा हो। तुम्हें बात करना पसंद है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने उन्हें इससे पहले ही खत्म कर दिया था कि वे समझ पाते? उसने अपने विचारों को फिर से व्यवस्थित करने के लिए कुछ समय खरीदने के लिए टिप्पणी की। के हो सकता है, लेकिन तुम कभी नहीं जान पाओगे। वह हमला करने के लिए तैयार होकर आगे बढ़ा। साम्राज्य इसे नजरअंदाज नहीं करेगा। हाँ, साम्राज्य को कुछ भी पता नहीं है, और एक बार जब मैं तुम्हें इस ब्लेड से मार दूंगा। उसने बोलना बंद कर दिया। क्या इसी तरह तुमने उन्हें मार डाला? उसकी आंखों में चमक आ गई। हम तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है। स्वर में परिवर्तन सुनकर उसे आश्वस्ति मिली। बेतेलगूज, अर्थक्वेक। वह अचानक चिल्लाई और गुफा की सुरंग में उतर गई। आप कोई नहीं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ग्रिफॉन उसके रास्ते में खड़ा था। उसने एक ऐसी चीख निकाली जो कानों को चीर देने वाली थी, जिससे भूकंप आ गया। मलबे की बारिश के बीच से जैसे ही वह आदमी आगे बढ़ा, उनके चारों ओर की गुफा ढह गई। तुम पागल कुतिया हो। वह उसके पीछे भागते हुए कोसने लगा। वह बेतेलगूज को वापस बुला चुकी थी, क्योंकि उसके पीछे गुफा ढह गई थी। हालांकि वह अपने सामने 1 मीटर भी नहीं देख पा रही थी। फिर भी वह दीवार के साथ साथ दौड़ती और लड़खड़ाती रही, जब तक कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। वह सीधे दीवार से जा टकराए। हालांकि वह भाग्यशाली थी और संकरी गुफा का चोर ढह नहीं गया। वह हवा और अंधेरे के एक छोटे से क्षेत्र में फंस गई थी, लेकिन कम से कम अभी के लिए सुरक्षित है। उसके सामने का मलबा टूट गया और धूल के बादल से एक घायल आदमी बाहर निकल आया।
बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। बेटेलगूज तुरंत उसके पीछे आ गया और उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अब और नहीं दौड़ना, गुज, अब। आदमी सिर्फ ये देख सकता था कि उसके बगल में बैठा ग्रिफॉन अपनी चोंच उठाकर महिला के सिर पर मार रहा था। वह और उसका घोड़ा प्रकाश के कणों में बदल गए। यह इस बात का संकेत था कि वह कोरोना में वापस आ गई थी। पागल कुतिया, हत्यारे ने गाली दी। उसने वास्तव में बचने के लिए आत्महत्या कर ली। बड़ी मुश्किल से वह आदमी मलबे के बीच से अपना रास्ता बनाता हुआ बाहर निकला। दूसरी तरफ एक छायादार आकृति पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। आप हार गए, मैं नहीं। वह तो बस ज्यादा मेरी उम्मीद से बेहतर थी। आपने बोल लिया, मैंने बात की। हाँ, तो हमें जल्दी करनी होगी। कोरोना बेवकूफ नहीं है, जब वह वापस आएगी तो उन्हें कुछ शक हो सकता है। दोनों अपने समूह में लौट आए। तुम दोनों के साथ क्या हुआ? तुमने फिर से उनका सिर काट दिया और वे बर्बाद हो गए। मैंने तुमसे कहा था कि यह सब बंद करो, एक लबादा पहने महिला ने उस पर चिल्लाते हुए कहा। अब यह महत्वपूर्ण नहीं है, पिछला वाला भाग गया। हमें योजना को तेज करना होगा। फर्जी लोग कैसे काम कर रहे हैं? योजना को तेज करो, जालसाज ठीक काम कर रहे हैं। वे अबुर्ट की ओर जा रहे हैं। उसने छायादार आकृति को उत्तर दिया। अच्छा, चलो उन्हें अबुर्ट ले चलते हैं और टायरिब की यात्रा करते हैं। इस बीच हम जाकर दूसरी टीमों का सफाया कर देंगे। क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है? स्पेटिया ने हमें ये योजना नहीं दी थी, हत्यारे ने पूछा। किसी को भागने देना भी कोई योजना नहीं थी, और इसमें गलती किसकी थी? चलो उनसे संपर्क करके अन्य टीमों के स्थान पता करते हैं। अगर मुझे सही से याद है तो केवल एक ही हमारी पहुंच से बाहर है। अच्छा, चलो इस खोज को जल्द से जल्द खत्म करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 435 कोरोना में गड़बड़ी। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C435 कोरोना में अशांति। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 435 कोरोना में गड़बड़ी। लीना झुंझलाहट में अपनी कनपटियां रगड़ रही थी। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। फिन कोरोना में था और उसने उस बेवकूफ निष्पक्ष लोक राजकुमार की शानदार तरीके से देखभाल की थी। फिन के साथ कुछ मजेदार समय बिताने का रास्ता साफ हो गया था। वह अपनी अनुपस्थिति में जमा हुए अपने कामों से निपट लेने के बाद उस नन्ही प्यारी को कितना लाड प्यार करना चाहती थी। राजकुमारी उन सभी चीजों के बारे में सोचकर शर्मा गई जो वह फिन के साथ करना चाहती थी। उसे केक खाते हुए देखें, उसे आइसक्रीम खाते हुए देखें, उसे शहर में दिखाने जा रही शानदार चीजों से मोहित होते हुए देखें। उसने अपने और परी के लिए मैदान में एक निजी बूथ भी किराए पर लिया था। ये और भी बहुत कुछ, राजकुमारी ने सब कुछ पहले से ही योजनाबद्ध कर रखा था। उसने अदालत में कठोर दिन और कागजी कार्रवाई के घंटों को यही सोचकर झेला था, तो अब ऐसा क्यों हुआ? लीना को अचानक एक आपातकालीन बैठक के लिए बुलाया गया जब वह फिन के साथ एक दिन बिताने वाली थी। ये वाकई दिल दहला देने वाला था कि उसकी उम्मीदें ऐसे ही छीन ली गईं। अगर वह अपने फिंगेज को रिचार्ज नहीं कर सकती थी तो वह कैसे आगे बढ़ सकती थी? वह मीटिंग रूम में दाखिल हुई। गोल मेज पर हॉर्विक और उसके जैसी ही हैसियत वाले उसके 6 अन्य भाई बहन बैठे थे। हॉर्विक को छोड़कर सभी की टीम के बेटी क्वीन पर थी। हॉर्विक उत्तराधिकार की पंक्ति में 7वें स्थान पर था, जबकि बाकी सभी प्रतिद्वंद्वी थे जो प्रांतों में से किसी एक में कुलीन पदवी पाने की कोशिश कर रहे थे। कमरे में सबसे उच्च पद पर आसीन भाई के रूप में वह बैठक का नेतृत्व कर रहा था। हॉर्विक, क्या हो रहा है? वह सीधे उसके पास पहुंची और फुसफुसाकर बोली। लीना का उसके साथ अच्छा तालमेल था क्योंकि उनकी मां अच्छी दोस्त थी और वे एक साथ बड़े हुए थे। हालांकि उसके बचपन के दोस्त और सौतेले भाई ने केवल गंभीरता से सिर हिलाया। बैठ जाओ, बाकी लोग आ जाएं तो मैं सब कुछ समझा दूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसे इतनी गंभीरता से देखकर लगा कि कुछ गंभीर हुआ है। उसने अपनी शिकायतें भूलकर आज्ञाकारी ढंग से मेज पर बैठ गई। मूल्यांकन में शामिल अपने बाकी प्रतिद्वंद्वी भाई बहनों के आने का इंतजार करने लगी। अच्छा, चूंकि सभी लोग आ गए हैं, इसलिए अब मैं आपको कारण बताता हूं कि आपको क्यों बुलाया गया था। हॉर्विक ने अंतिम सदस्य के आने पर कहा। आप सभी उस टीम के बारे में जानते हैं जो बिना किसी सुराग के गायब हो गई। उसके भाई ने बदसूरत भाव से प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी टीम कार्रवाई में खो गई थी और इसके साथ ही उसका अच्छा स्कोर करने का मौका भी चला गया था। एक और टीम गायब हो गई है। उन्होंने सभी को इस जानकारी पर विचार करने के लिए कुछ समय दिया। लीना ने भी अपने अनुमान लगाए। एक टीम का गायब होना किसी खराबी या दुनिया की किसी अनोखी चीज के कारण हो सकता है जिसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। कूड़ बम जैसे विशालकाय जानवर इन दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। लेकिन दूसरी टीम गायब हो गई। ये संदेह कि कोई उनकी टीमों को निशाना बना रहा है टालना मुश्किल हो गया। सवाल ये था कि कौन? इस कमरे में मौजूद हर किसी के पास मूल्यांकन में धोखाधड़ी करने का कोई न कोई कारण था, लेकिन उनके पास साधन नहीं थे। तकनीकी साधनों को एक तरफ रखते हुए मूल्यांकन में हस्तक्षेप करने पर भी मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अपराधी कोई राजा था या नहीं। हर टीम प्रांत के कुछ सबसे चमकते सितारों से बनी होती थी। प्रांत की भविष्य की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाना उच्च राजद्रोह के समान था। हालांकि इस बार एक अकेली जीवित बची महिला अपने समूह के रडा से गायब हो जाने के कुछ घंटों बाद वापस आने में कामयाब रही। दुर्भाग्य से उसने खुद को एक भयंकर झटका दिया और अभी भी सो रही थी। बैठक कक्ष में कानाफूसी और विस्मय की आवाजें गूंज रही थीं। लोगों ने पूछताछ और गहन जांच की मांग की। यही कारण है कि हम सब यहाँ हैं। ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि कोई अज्ञात साधनों का उपयोग करके मूल्यांकन टीमों को निशाना बना रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। शायद ये धर्मतंत्र है। वे शायद उनके और लीना के समूह के बीच जो कुछ हुआ उसका बदला लेना चाहते हैं। राजकुमारों में से एक ने कहा। तो फिर वे उठ की टीम के अलावा अन्य टीमों पर क्यों निशाना साधेंगे? लीना ने उसका मजाक उड़ाया। हो सकता है कि वे जिस पद्धति का उपयोग करते हैं उससे टीमों में अंतर कर सकें और हमारे पालक आपके कारण मर जाएं। चुप रहो, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि इसके पीछे कौन है। हालांकि पिताजी को यकीन है कि उनके पास हमारे पक्ष के अंदरूनी लोग हैं। महान चांसलर ने भी स्पेटिया की संलिप्तता मान ली थी, इसलिए अपनी बेबुनियाद भावनाओं को रोको। हॉर्विक ने राजकुमार को आदेश दिया। अगर यह इतना गंभीर है तो क्या मेरी टीम द्वारा लाई गई जानकारी काफी मूल्यवान नहीं होगी? मुझे उम्मीद है कि मूल्यांकन में इस पर विचार किया जाएगा। लीना सिर्फ अपना सिर हिला सकती थी। हैनिगन और बचे हुए व्यक्ति को छोड़कर उसकी पूरी टीम मर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके पास सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचने की हिम्मत थी। वह इसे समझ सकती थी। उनमें से किसी का भी कोरोना में उज्जवल भविष्य नहीं था और वे सिर्फ अपने शासन के लिए जमीन के एक टुकड़े की उम्मीद कर सकते थे। हालांकि इस बारे में इतनी जल्दी बात करना बेस्वाद लग रहा था। हॉर्विक ने उनकी दलील को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गए। इस मीटिंग का उद्देश्य हमारे भविष्य की कार्रवाइयों के बारे में बात करना है। सम्राट ने गद्दारों को खोजने का काम आपको सौंपा था। आपको छाया रक्षक के बारे में कुछ अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप सतह पर अपने स्वयं के साधनों पर भरोसा करें। फादर, सम्राट ने हमें ये काम क्यों दिया? कोरोना में और भी योग्य लोग हैं, उनमें से एक ने पूछा। अगर अधिकारी कोई कदम उठाते हैं तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि हमें कुछ संदेह है। जासूस बस और भी गहराई में छिप जाएंगे और हमें ये पता लगाने का मौका नहीं मिलेगा कि उन्होंने इन अपराधों को कैसे या कैसे अंजाम दिया। लेकिन अगर आप शैडो गार्ड की छिपी हुई मदद से आगे बढ़ते हैं जिससे व्यक्तिगत संदेह की छवि बनती है, तो वे आपको कम आंकेंगे और हमारे पास उन्हें पकड़ने का मौका हो सकता है। लीना ने समझदारी से सिर हिलाया। चूंकि इस बात की संभावना थी कि वे स्पेटिया के खिलाफ थे, इसलिए गुप्त रूप से उसे निपटने की कोशिश करना समझदारी नहीं थी। कभी कभी बुद्धिमान को हराने के लिए मूर्ख की जरूरत होती है। अगर आपका दुश्मन अपने काम में बहुत अच्छा है तो आपको खुले तौर पर अक्षम बनकर उनकी सुरक्षा कम करनी होगी। दूसरे पक्ष की चौकसी कम करने और उन्हें राजाओं को कम आंकने पर मजबूर करने से उनके बीच छिपकर पहरा देना आसान हो जाता था, जिससे सुराग ढूंढना आसान हो जाता था। वे बस ध्यान आकर्षित करने के लिए बेहोशी की तरह थे, इसलिए शिकार करने वाले कुत्तों के लिए छिपे हुए दुश्मन को सूंघना आसान हो जाता था।
एज बाय फ्यूचर। राजकुमारी को उसका इरादा समझ में आ गया और उसने अपने एक या दो भाइयों को भी देखा जो शायद उसे समझ गए थे। बाकी लोग अनजान थे और ये तरीका बेहतर था। अगर वे गंभीरता से प्रयास करते, ये जाने बिना कि उनसे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, तो यह उनके लक्ष्य के लिए नाटक को और अधिक विश्वसनीय बना देता। कमरे में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को एक आधिकारिक कागज दिया गया था जिसे वे जांच कर सकें। साथ ही सुरक्षाकर्मियों की एक टीम और जांच में विशेषज्ञ छाया सुरक्षाकर्मियों के 5 सदस्य भी दिए गए थे। वह हॉर्विक के साथ कमरे से बाहर चली गई। मैं पीड़ित से बात करना चाहता हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि वह बेहोश है। ठीक है, मुझे इस तरह देखना बंद करो। तुम मेरे साथ आ सकते हो। मैं वैसे भी उसे ढूंढने ही वाला था। लीना का उद्देश्य स्पष्ट था। उसका दिन पहले ही बर्बाद हो चुका था, लेकिन अगर वह आज कुछ स्पष्ट काम कर सकती है, तो वह कल फिन के साथ डेट पर जाने के लिए स्वतंत्र हो सकती है। उत्तरजीवी से बात करने वाले पहले लोगों में से एक होना कागज पर अच्छा लगेगा। उसे अपने समूह की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। आखिरकार उनके पास एक हीरो था। हालांकि टीम आंतरिक रूप से एक दूसरे के साथ नहीं मिलती थी, लेकिन वे ताकत के मामले में शीर्ष 3 में से एक हो सकते थे। बस ये देखते हुए कि लीना उनके बारे में क्या जानती थी, और उसे यकीन था कि वह सब कुछ नहीं जानती थी। मेडिकल विंग की ओर जाते हुए वे रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास से गुजरे। इसने उसे सेठ द्वारा तलवार लेने के बाद दी गई वस्तु की याद दिला दी। इसने उसे फिर से आश्वस्त किया कि वह शायद हिमशैल की केवल नोक ही जानती हो। जब वे मेडिकल विंग पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि महिला कुछ देर पहले ही जागी है। उन्होंने उसके लिए खाना बनाया था, लेकिन महिला ने न तो खाना खाया और न ही स्टाफ से बात की। हॉर्विक ने लीना के साथ अस्पताल के कमरे में प्रवेश करने से पहले केवल सिर हिलाया। मैं क्रोना साम्राज्य का 7वां राजकुमार हूं। मैं आपसे ये पूछने आया हूं कि आपके और आपकी टीम के साथ क्या हुआ। उसने उसे संदेह से देखा, फिर राजकुमारी की ओर देखा। यह मेरी बहन राजकुमारी लीना है। उसने उसका परिचय कराया। डॉक्टर को बाहर भेजो और दरवाजा बंद करो। ये महिला के पहले शब्द थे। उन्होंने उसकी बात मान ली। अब कमरे में केवल वह, हॉर्विक और लीना ही बचे थे। आप यहाँ के लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने मेरे खाने में जहर मिला दिया। उसने उसी समय कहा जब उसे लगा कि यह सुरक्षित है। दोनों राजपरिवार के लोग दंग रह गए। यह इस बातचीत का आखिरी मौका नहीं था। एज बाय फ्यूचर को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट में दान करें।